नमस्ते बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तीसरी वीडियो पे हैं। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसको करते हैं। जो पहला सवाल है वो ये कहता है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर while on the earth While on the Earth, it is 9.8 meter per second. If jumping from a height of 5 meters is safe on Earth, then jumping from how much height will be safe on the satellite? क्लियर है? जंपिंग से हम लोग का क्या मतलब है कि जंपिंग में हम लोग को चोट न लगे, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग एक सेफ स्पीड से, जिस समय हम लोग ग्राउंड पे गिर रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि कोई यहाँ से बिल्डिंग से जंप करता है और जब वो यहाँ पहुंच रहा है तो यहाँ यहाँ से चला कूदा वो, अंडर जी जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और यहाँ आकर कर करके इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाता है। तो ये वेलोसिटी इतना सफिशिएंट रहे कि हमारा शरीर, पैर जो है, घुटना, ये इसको बर्दाश्त कर सके, किसी तरीके का कोई इंजरी ना हो। इसी कंसेप्ट पे हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। अब आप देखिए कि ऑन अर्थ जी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर आप ले लीजिए और सेटेलाइट जी जैसे आप ले लें। एच यहाँ पे है, कहता है सेफ है 5 मीटर। एच डैश कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पे क्या होगा, यही निकालना है हम लोग को। अब जब कोई आदमी ऊपर से कूद रहा है, अभी जो हमने बताया, यहाँ से कूद रहा है, कंडीशन एक ये है और दूसरी कंडीशन ये है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी अगर v है तो इस केस में हम देखें वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बेसिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इस केस में हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा, u तो यहाँ पे जीरो है, u जीरो, और a की जगह g हो जाएगा और s की जगह 2gh आ गया ये। लाइकवाइज यहाँ जो उसको पहुंचना है, सपोज करें अगर v डैश स्पीड से वो गिर रहा है, 2g डैश h डैश। अब जो है कहता है कि फॉर बीइंग सेफ, कहता है कि देन जंपिंग फ्रॉम हाउ मच हाइट विल बी सेफ ऑन द सैटेलाइट। सेफ तभी होगा जब यहाँ की जो स्पीड है, मतलब जो भी आदमी ग्राउंड पे गिर रहा है, वो स्पीड अगर दोनों बराबर हो जाए तो वो सेफ है। तो सेफ कंडीशन कब मिलेगा? सेफ कंडीशन मिलेगा हमको तब जब v और v डैश बराबर होंगे, और v और v डैश जब बराबर होंगे तो इस इक्वेशन और एक इक्वेशन के थ्रू आप देखिए कि 2gh विल इक्वल टू 2g डैश h डैश, और ये इम्प्लाई करेगा h डैश विल इक्वल टू g अपॉन g डैश इंटू h, और ये हमारा आ गया 9.8 अपॉन 1.96 इंटू 5। ये 25 बचा आंसर। आगे बढ़िए। The mass and the diameter of a planet are twice those of the Earth. What will be acceleration due to gravity at the planet if acceleration due to gravity on the Earth is g? ठीक है, कहता है कि मास एंड डायमीटर प्लैनेट है ट्वाइस, अर्थ के दुगना जो है इसका साइज भी है, मास, और मास भी दुगना, साइज भी दुगना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी है।
अब जी हम जानते हैं, जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अच्छा, मास ऑफ प्लैनेट क्या हो गया? ये हो गया, अगर मान लीजिए मास, प्लैनेट के मास पे एम वन लेते हैं तो ये हो गया 2 m e। रेडियस इसका हो गया 2 r e। तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मास इस पे प्लैनेट पे जीवन है तो ये हमारा हो जा रहा है G m1/r1 स्क्वायर। और ये हमारा हो जाएगा G m1 हो गया 2 m e, r1 हो गया 2 r e। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इक्वल टू हो जाएगा, इस यहाँ से निकल जाएगा G/2 के बराबर। यही हमारा आंसर है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट निकलेगा वो निकलेगा G/2 के बराबर। ठीक है, अब आगे और बढ़िए आप लोग। कहता है कि a stone dropped from a height h strikes the earth in 1 second। क्वेश्चन आप लोग ठीक से देखिए। A stone dropped from a height h strikes the earth in 1 second. If the same stone being taken to the moon and dropped from the same height h, then what time will it take in striking the surface of moon? Acceleration due to gravity at moon is 1/6 of the acceleration due to gravity at earth। आइए सॉल्व करते हैं। अर्थ पे जो है हमारा जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मून पे हम लोग मान लीजिए उसको लेते हैं, फॉर मून इट इज जी है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। अर्थ पे एच हाइट से एक स्टोन को हम गिरा रहे हैं। टाइम क्वेश्चन कहता है 1 सेकेंड है। और इस केस में ये हमारा हो गया मून सिमिलर हाइट से हम उसी स्टोन को गिरा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर में ये सरफेस को स्ट्राइक करेगा। दूसरा जो कंडीशन क्वेश्चन में मिला हुआ है ये है कि जी और जीएम के बीच रिलेशन दोनों 1/6 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करें। h इज इक्वल टू, जो बेसिक क्वेश्चन है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, ये इस केस में ड्रॉप किया जाता है तो यू जीरो हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। टी यहाँ पे है 1 सेकेंड, ये आ जाएगा G/2। ठीक है, h हो गया हमारा G/2। और यहाँ देखिए, हम जब इसी चीज को फॉलो करें सेम इक्वेशन को, तो h इज इक्वल टू Gm, इससे ये h और ये आएगा तो हाफ Gm। और रिक्वायर्ड टाइम मान लीजिए आप, इसका है टी डेस स्क्वायर। यहाँ पे आई हाफ Gm जो है G/6 है और टी डेस का स्क्वायर हो गया। ये अब कितना हो गया? यहाँ ये हमारा इक्वेशन आया h इज इक्वल टू G/12 टी डैश स्क्वायर। निकालना हमको टी डैश है। यहाँ h इज इक्वल टू G/2 है, यहाँ पुट कर देते हैं G/2। ये सॉरी, हाँ ठीक है, G/2 G/12 टी डैश स्क्वायर। जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, टी जो हो जाएगा टी विल बी इक्वल टू √6 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़िए। हमने स्लाइड्स छोड़ा हुआ था कि कहीं बातें बढ़ेंगी कुछ। क्वेश्चन ये है
A body is taken from the center of the earth to the moon. What will be the changes in the weight of the body? अब ये थ्योरेटिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। कहता है कि बॉडी को, किसी भी बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर कर करके हम मून की तरफ लेके बढ़ रहे हैं। किसी भी बॉडी को, ये हमारा मून, ये हमारा अर्थ। तो इसके वेट में क्या फर्क पड़ेगा, कैसे कैसे फर्क पड़ेगा, ये एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। और इसे आप रिकैपिचुलेट भी कर लेंगे कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाया था। अब देखिए आंसर क्या है कि द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी जीरो, बिकॉज जी इज इक्वल टू जीरो देयर इनसाइड द अर्थ। हम लोग जी के वेरिएशन को देख चुके हैं कि जी जो है सेंटर पे जीरो होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, और फिर सरफेस से जब हम किसी को अपनी हाइट को बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू फर्दर गिरता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार जो है, जब वो सेंटर पे है तब जी की वैल्यू जीरो है। द वेट ऑफ द बॉडी, चूंकि जी बढ़ रहा है सेंटर से, जब हम बढ़ते हैं तो जी का वैल्यू बढ़ता है, तो वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ऐसा किए क्यों, जो हमने बताया अभी, सरफेस तक जब हम बढ़ते हैं तो जी में इंक्रीमेंट आता है और सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे जी में बढ़त होगी अकॉर्डिंगली वेट भी बढ़ेगा एंड बिकम्स मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वही बात हो गई। इन मूविंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से लेके ऊपर बढ़ेंगे तो द वेट ऑफ बॉडी विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन जी। जी घटता है। एंड एट वन प्लेस, जहां पे मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा, वहां इसका वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट फर्दर, जब उस पॉइंट से वो बढ़ेगा, मतलब ये जो पोजीशन आएगा, ये मून और अर्थ के सेंट्रल लाइन पे, ये कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को निगेट कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो यहाँ पे इसका वेट जीरो हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको फर्दर मून की तरफ लेके बढ़ेंगे तो देखिए फिर इसका जो है वेट बढ़ना हो जाए शुरू हो जाएगा। और बॉडी जब तक कि सरफेस ऑफ मून पे ना पहुंच जाए, वो बढ़ता ही रहेगा। मैक्सिमम सरफेस ऑफ मून पे फिर हो जाएगा। ऑल्दो कि अर्थ की सरफेस से कम होगा, बट मून की सरफेस पे पूरे इस प्रकरण में यहाँ से जब ये बढ़ेगा, यहाँ तो जीरो की बात थी, यहाँ से जब बढ़ेगा तो वो जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंगली वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मून की सरफेस पे जब पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अब है ये क्वेश्चन कि द डिस्टेंस ऑफ टू planets from the sun are 10 to power 13 and 10 to 12 respectively. ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स एंड स्पीड्स ऑफ द टू प्लैनेट। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मान लीजिए दो प्लैनेट हैं, तो टाइम पीरियड माना एक का T1 है, टाइम पीरियड जो है T1 है, दूसरे का T2 है, और दोनों की जो डिस्टेंस हो गई, एक का सन से, एक का R1 है, एक का R2 है। R1 कितना है, R1 है हमारा 10 to the power 13 मीटर, और R2 है 10 to the power 12 मीटर। अब कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स। तो हम लोग एक काम करें, हम लोग थोड़ा सा अपनी मेमोरी को बैक ले जा करके देखें कि केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता था। केप्लर्स का तीसरा नियम क्या था। केप्लर्स का तीसरा नियम यही कहता था कि जो टाइम पीरियड थी, दैट वाज डायरेक्टली, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यही था हमारा टी स्क्वायर, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस फंडामेंटल इक्वेशन से, केप्लर के थर्ड लॉ से, हम कह सकते हैं कि T1/T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा
3/2। अब वैल्यू पुट कर देंगे। R1 10 to the power 13 12 10 आएगा। 10 का पावर 3/2, तो 1000 का रूट अंडर स्क्वायर हो गया, 1000 का हो गया 10√10। ये हमारा रेशियो आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़िए। दूसरा चीज भी ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब ये कहते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू प्लैनेट्स। अब यहाँ पे एक एजम्पशन हम लोग लेते हैं कि एजम्पशन क्या लेते हैं? एजम्पशन हमारा ये है कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स के, ऑर्बिट्स ऑफ सर्कुलर। हम अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एजम्पशन लेते हैं सर्कुलर है, तो V1 हमारा कितना आता है सर्कुलर लेने के बाद? 2πr1/T1, और V2 अकॉर्डिंगली आ जाएगा 2πr2/T2। इससे हम जब रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो V1/V2 ये हो जाएगा V1/V2 R1/R2 T2/T1, यही होगा। और R1/R2 हम लोग जो है टाइम पीरियड का रेशियो हम लोगों ने निकाला है, पीछे स्लाइड में देखें। टाइम पीरियड का रेशियो T1/T2 इज 10√10, T1/T2 इज 10√10, तो ये चला गया नीचे 10√10। और R1 है 10 to the power 13 और वो है 10 to the power 12, तो सीधा सीधा आया 10। ये 10 कट गया, ये 10 कट गया। V1/V2 जो है 1/√10। ये आंसर है हमारा दोनों का रेशियो। आगे एक और सवाल देख लीजिए। कहता है कि कैलकुलेट दैट इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर विच इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम्स जीरो। इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी द लेंथ इन आवर्स ऑफ द डे। अभी तो हमारा भाई एक दिन 24 घंटे के बराबर है। इसका कहना है कि ऐसा क्या एंगुलर वेलोसिटी अर्थ को दे दिया जाए हम लोग जी के वेरिएशन पे जब देख रहे थे, और बात यहाँ पे क्वेश्चन पे है इक्वेटर पे, तो कहता है कि ऐसा क्या एंगुलर वेलोसिटी अर्थ को दे दिया जाए कि इस पॉइंट पे जो जी है इफेक्टिव, अगर हम जी इफेक्टिव ऐसे लिख लें, तो जी इफेक्टिव कहता है कि जीरो हो जाए सरफेस ऑफ अर्थ पे, और पार्टिकुलरली इक्वेटर पे। हम लोग देखिए कि जी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नॉर्मल, उसमें रिडक्शन क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग पढ़े थे वो था m⍵² r। तो जो g इफेक्टिव हो जाता था, हम लोग जान रहे थे कि g माइनस ⍵² r, ये g इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन का एजम्पशन भी वही हो गया कि ठीक है, ओके, g जो है हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ रोटेशन ले लीजिए इसको। और जो इफेक्टिव आ रहा है वो आ गया हमारा अब कहता है कि जी इफेक्टिव इज जीरो। यहाँ देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन ही कह रहा है कि जी इफेक्टिव जीरो। ऐसे हालात में, इसको थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं, ऐसे हालात में जी इफेक्टिव जब जीरो होगा तो जी विल बी इक्वल टू ⍵² r। और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट वे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, इट विल बी g/r का रूट अंडर
अब यहाँ हम लोग को मिला हुआ कि जी का जो वैल्यू है वो 10 है, आर जो है 6400 किलोमीटर है। इस दोनों वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करिएगा तो आपको ओमेगा जो है वो निकल के आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ये आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। जी का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करना है, और आर का वैल्यू हमको पुट करना होगा 6400 इंटू 10⁻³ मीटर यूनिट में, बिकॉज ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर है 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, कहता है कि जो 24 घंटे का अभी दिन है वो अब क्या हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख ले टाइम पीरियड सीधा सीधा। ओमेगा हमने निकाला, 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। टी जो है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और 2 इंटू 5 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.25 इंटू 10⁻³ भी पुट कर दीजिए। आपको इससे जो आएगा, ये आएगा वैल्यू 5024, ये आएगा ऐसा यूनिट सेकेंड्स में। इसको आप कन्वर्ट करिए तो ये आएगा करीब 1.39 आवर्स का। हम लोग का जो अभी 24 घंटे का है, 1.39 आवर्स का हमारा लंबाई हो जाएगा 24 घंटे के बदले इतना छोटा। यही क्वेश्चन है। आप लोग को धन्यवाद है देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।